हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आप लोग देख ही चुके होंगे कि थंबनेल में हम लोग देख ही चुके होंगे। आज हम लोग टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें व्याकरण के साथ साथ पूरे बुक का भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये आपके 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। जो भूषण जी की जो कविता है उनमें कौन सा रस पाया जाता है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी भक्ति रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी वात्सल्य रस। तो इनमें से राइट आंसर आप कमेंट में फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो भूषण जी की जो कविता है वो एक वीर रस इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। तो शिवाजी जो थे उनके पुत्र का क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन है शेर राजा जी, वीरा जी, साहू जी या भानु जी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी साहू जी जो थे वो शिवाजी का पुत्र के नाम था। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। जो भूषण जी है वो किस काल के कवि माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है रीतिकाल, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक काल, तीसरा ऑप्शन है आदिकाल और चौथा जो ऑप्शन है वो भक्ति काल। तो भूषण जी जो थे इनमें से किस काव्य मतलब किस काल के कवि माने जाते हैं। तो भूषण जी जो थे वो किस काल के माने जाते थे। तो वो रीतिकाल के माने जाते थे। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। तो फटाफट वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। यानी जो भूषण जी थे उनको भूषण की उपाधि किसने दिया था। पहला ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन बी महाराज छत्रसाल ने, ऑप्शन सी राजा रुद्रसेन ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राजा रुद्रसेन ने भूषण जी को भूषण की उपाधि दी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि तेज तम अंश पर कीना जिन्हीं कंस पर जो मसलो बस पर शेर शिवाजी है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। यानी ये बोला कि ये जो पंक्ति है वो किस कविता की है। तो इसका जो ऑप्शन है कवितावली, ऑप्शन बी पद यानी तुलसीदास के पद से, ऑप्शन सी छत्रपति छप्पे और ऑप्शन डी जो है वो है पद यानी सूरदास के पद के बारे में बोला है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या। तो होगा ऑप्शन बी, यानी कवित पाठ का ये एक पंक्ति है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। यानी शिवाजी की जो बावनी है वो इसमें किस छत्रपति शिवाजी ने के भी वीरता का बखान कितने मुक्तियों में किया गया है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन बी 52 या ऑप्शन डी 54। तो आप इसे ट्रिक से याद रखो
क्या बोला है, तो शिवा बावनी, बावनी यानी बावन, आप इससे रखो बावन, बावन यानी बावनी, यानी इसका जो शिव, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बावनी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, फटाफट हम लोग देखेंगे कि भूषण की कविता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भूषण जी की जो कविता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ऑप्शन ए हार जीत, ऑप्शन बी कविता कवित, ऑप्शन सी उस उष्मा उषा सॉरी, ऑप्शन डी छप्पे। तो इनमें से राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कवितावली की, भूषण जी की जो रचना है वो क्या है, कवितावली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो चंद्रमा है उसके पर्यायवाची शब्द बताइए। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होगा, तो ऑप्शन ए जो है कुंजन, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी जल जल भी नहीं होगा, ऑप्शन सी तारा भी नहीं होगा, नहीं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो शशि जो होगा वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जो हाथी है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ना ही ये पंकज होगा, ना ही कमल होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गज, यानी गज जो है वो हाथी के पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द आप सभी जानते होइएगा, पंकज को ही हम लोग कमल का पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो भाई नारी का पर्यायवाची शब्द सबसे आसान क्वेश्चन है आज का। तो अब नारी का पर्यायवाची शब्द जानते ही होंगे, क्या होगा, औरत होगा। क्या होगा, औरत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए, यानी जो समुद्र है उसका पर्यायवाची शब्द बताइए। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए क्या बोलता है, प्राणक्रिया, प्राणक्रिया, ऑप्शन बी भार्या, ऑप्शन सी निशा, ऑप्शन डी सिंधु। तो आप ये इनमें से आप देख सोइएगा कि ये जो तीनों हैं वो जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी जो है क्या है, सिंधु एक नदी का नाम है और यह समुद्र का पर्यायवाची शब्द भी हो सकता है, ऑप्शन डी यानी सिंधु जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो क्या है कि पत्नी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा, वो होगा भार्या, यानी अपनी पत्नी को, पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वो होता है भार्या, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि या बुक से क्वेश्चन आ गया कि पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंचायती राज में जो है क्या हो गया है, तो पंच परमेश्वर खो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि ज्ञानेंद्र पति की प्रशासनिक पद पर थे, यानी जो जो ज्ञानेंद्र पति जी थे वो किस प्रशासनिक पद पे थे। तो क्या थे वो, जिला अधिकारी नहीं, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी, और ऑप्शन डी सेना अधिकारी। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कारा अधीक्षक के पद पे वो ज्ञानेंद्र पति थे। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ज्ञानेंद्र पति की कविता है कौन सी है, इनमें से मतलब ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है कौन सी है। पहला गांव का घर, दूसरा ऑप्शन है हार जीत, तीसरा अधिनायक, चौथा प्यारे नन्हे बेटे को। यानी इनमें से जो कौन ज्ञानेंद्र पति जी की कविता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गांव का जो घर है वो ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा लिखा गया है, ज्ञानेंद्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट हम लोग देखेंगे, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और अंत तक जरूर देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कविता ने कहा, क्या जो कवि क्या बोला जा रहा है,
कविता ने कहा क्या है। जो कविता ने कहा एक है वो क्या है, एक तरीके काव्य संग्रह है नहीं, नाट्य संग्रह है वो भी नहीं, और निबंध संग्रह इनमें से नहीं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? तो कविता संग्रह है। आप इसे ट्रिक से भी समझ सकते हैं। इसमें से आप देखिए क्या, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कविता है, तो आप ये भी जानिए कि जो कविता होता है एक उसी से इर्द गिर्द आपका उसका संग्रह पूछेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा गया हो कविता, तो एक तरीके से क्या है, तो कविता संग्रह है। देखिए यहाँ पे लोक रहा है, देख, तो कविता संग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव के घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। यानी जो गांव के घर कविता है वो किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो ऑप्शन ए मातृभूमि, ऑप्शन बी पुत्र वियोग, ऑप्शन सी संशयात्मक, ऑप्शन डी उषा। तो गांव का घर जो लिया गया है वो किससे लिया गया है, तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी संशयात्मक से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कुर्सी शब्द संज्ञा है। यानी कुर्सी जो शब्द है वो संज्ञा है। ये बहुत आसान है। यानी कुर्सी पूछ रहा है तो कुर्सी पर क्या है, तो एक तरीका जातिवाचक, इसमें सब कुर्सी का नाम बताया गया है। लेकिन वही आपसे पूछ दे कि कोई ब्रांड का नाम रख के पूछ दे कि यह कुर्सी किसका है, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जातिवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक जो है, पुस्तक शब्द संज्ञा है। यानी पुस्तक क्या है, तो वो भी एक जातिवाचक ही संज्ञा है। क्या है, क्योंकि कोई एक पुस्तक का नाम नहीं कहा है, वो सार्वजनिक का नाम बोला है। तो क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जातिवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि संसार शब्द में कौन सा संज्ञा है। संसार शब्द में कौन सा संज्ञा है, संसार में क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें क्या बोला है, तो संसार के बारे में बोल रहा है, तो किस प्रकार का संज्ञा है, तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा ही होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए आपके संज्ञा से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन तो मिनिमम या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपका पूछे ही जाएंगे। संज्ञा से ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, तो संज्ञा को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। तो रक्षाबंधन भी एक क्या हुआ, तो एक पर्व का नाम बताया गया है। इसमें स्पष्ट एक पर्व का नाम बताया, तो यह ना तो यह ना तो यह द्रववाचक होगा, न या जातिवाचक होगा, न या समूहवाचक होगा। ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिवाली शब्द संज्ञा है। दिवाली शब्द क्या है, तो वो भी एक प्रकार का नाम है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। इसमें एक क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हो जाएगा, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दूध क्या बढ़ता है, एक तरीके के द्रववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है। ये में मित्र रहे तो आप वो उसको क्या लगा सकते हो, समूहवाचक लगा सकते हो। बट इसमें मित्रता यानी उसका भाव बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो सभा जो है एक तरीके के सभा होता है, एक समूहवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तो फिर यह बुक से क्वेश्चन है कि तुलसीदास की जो पत्नी का नाम था क्या था।
आई थिंक इसमें इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रीतावली। रीतावली जो था वो तुलसीदास के पत्नी का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या तुलसीदास के माता जी का क्या नाम था? तो तुलसीदास के जो माता जी का नाम था क्या था? तो वह ऑप्शन सी हुसली था। क्या सॉरी हुसली था। क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हुसली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन सी है? तो पुत्र वियोग जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई माधवी वर्मा नहीं होगा, जयंत जी भी नहीं होगा और मीराबाई भी नहीं होगा। इसको जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा यह पुत्र वियोग पाठ में कविता को लिखा गया है। चलिए अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पूरे बुक से लेखक के जन्म, मृत्यु और उनकी कब ईस्वी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आप जरूर उनके लेखक के जन्म स्थान और उनकी जन्म ईस्वी को याद रखिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो भाई ये 1904 में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म 1904 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ना तो ठाकुर जगमोहन था, ना ही जगन्नाथ था, ना ही हरिनाथ था। तो इसका राइट आंसर होगा वो रामनाथ जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन सी कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ गई, यानी जो कक्षा 9वीं तक वहीं पढ़ी थी और वो शिक्षा को छोड़ के वो क्या चली गई? तो असहयोग आंदोलन में चली गई। वो कौन सी कवि है? तो वो ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी अनामिका, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर होगा, आप कमेंट में बताइएगा, लेकिन इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा डी सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी वो 9 वर्ष की उम्र में पढ़ाई को छोड़ दी थी और वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो गई थी। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन कैसे हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वो एक कार दुर्घटना में हुआ था। किसमें? तो कार दुर्घटना में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? जो हिंदी साहित्य का जो सूर्य है वो किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य है वो सूरदास को कहा जाता है। आई थिंक हाँ सूरदास इसका राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य का जो सूर्य सूरदास को कहा जाता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य स शब्द से बना है, उसी प्रकार जो इसमें भी क्या है सल शब्द से शुरू हुआ है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सूर्य यानी सूरदास के द्वारा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूरसागर की कविता सूरसागर के कवि है सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के कवि कौन है इसको बताना है। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी कौन? तो कुभम दास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? तो वो होगा ऑप्शन ए कबीर दास के ही द्वारा सूरसागर को लिखा गया है। सूर यानी सागर जो लिखा गया है वो सूरदास के ही द्वारा लिखा गया है।
इसका पता चल रहा है कैसे? तो यहाँ पे देखिए कि जो सुर जो लगा हुआ है, सुर, और इसमें शुरुआत में क्या है, सुर। तो सुर जो जिसे लगा हो तो सागर जुड़ गया है, इस वजह से वो सुर सागर, यानी इसको याद रखने का ट्रिक बता दिए। तो सुर सागर जहाँ पूछे आपको सूरदास को ध्यान में रखना है, उसका राइट आंसर वही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जाइए ब्रज कुंवर कुसुम फूल कुले, यह पंक्ति शीर्षक कविता क्या है? तो यह जो पंक्ति है, इसमें कृष्ण भगवान को जो भोर होने पर उठाने का बात कहा गया है। तो ये कविता है, वह कविता किनके द्वारा लिखा गया है, किस पंक्ति में लिखा गया है? तो यह किस में लिखा गया है? तो सूरदास ही इसका वर्णन किए थे, यानी सुर के पद में लिखा गया है इस पंक्ति को। तो चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुन भक्ति धारा के कवि है? तो सगुन भक्ति धारा के इनमें से कौन से कवि है? तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने से सबसे पहले इसका जो आंसर नहीं होगा उसको काटिए। तो पहला देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो डी है, वो इनका तो आंसर नहीं होने वाला है, ऑप्शन डी तो नहीं होगा। फिर हम ऑप्शन सी को देखेंगे, सूरदास। तो ऑप्शन सी देखिए, फिर सगुन भक्ति धारा के कवि जो सूरदास भी थे, फिर तो कबीर दास भी थे भक्ति धारा के कवि, लेकिन हम लोग जैसे भी थे। तो इनमें से हम तीनों में से चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सूरदास ही ने सूर सागर जो है, सगुन भक्ति धारा के जो सूर सागर इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और जो है सगुन भक्ति धारा के भी कवि माने जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम ऐसा क्या नहीं कर सकते, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? अरे हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, इसमें हमको जो यहाँ पे जो चिन्ह लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन मार्क, यानी यह प्रश्नवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में मुख्यतः 11 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सभी आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, इस सर्वनाम का उदाहरण है। यानी वह कौन है वो वहाँ सो रहा है, इसमें सर्वनाम किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसको यह किस सर्वनाम का है, संबंधवाचक का है, या निजवाचक का है, या बस निश्चयवाचक का है, या अनिश्चयवाचक का है, या प्रश्नवाचक का है? तो इनमें से कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ये संबंध बता रहा है कि वह कौन है और वह वहाँ क्यों, मतलब वहाँ सो रहा है, यानी संबंध बता रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राधा रसकेली किनकी रचना है? राधा रसकेली किनकी रचना है? तो राधा रसकेली जो है वो एक सूरदास की रचना है। जो कि सूरदास से आप याद रखो, सूरदास से थे वो सिर्फ मतलब वो कृष्ण भगवान के बारे में ही ज़्यादातर वो पंक्तियाँ लिखे करते थे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देख क्या लिखा रहा है, राधा, यानी जो राधा है, यानी वही। तो स्वाभाविक बात है कि जब कृष्ण के बारे में लिखिएगा तो राधा जी के बारे में भी लिखते होइएगा। तो ये जो पंक्ति है वो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए मीरा ने अपनी प्रियतमा किसने माना है? जो मीरा जी है वो अपना प्रियतमा किसे माना है? तो आप इसमें देख रहे हो मीरा, तो मीरा जी जो है, मीरा शब्द है यह राधा जी के बारे में है, राधा जी के बारे में बताया गया है। इसलिए अपना प्रियतमा किसे माने थे? वो कृष्ण जी को माने थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास जो थे वो ब्रज भाषा के कवि थे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सूरदास जी था ब्रज भाषा के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविताओं का कवि किस कवि को कहा गया है? कविताओं का कवि किसको कहा गया है?
शमशेर बहादुर सिंह को या निराला जी को या जयशंकर प्रसाद को या पंत को, सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो इनमें से राइट आंसर कौन होगा? तो होगा ऑप्शन ए ही होगा, यानी शमशेर बहादुर सिंह को ही कवियों का कवि कहा गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सुकून की तलाश में किनकी रचना है? ये सुकून की तलाश किनकी रचना है? तो यह ऑप्शन है इकबाल की, शमशेर बहादुर सिंह की, या गलीब की, या ज्ञानेंद्र पति की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता को लिखा है सुकून की तलाश। तो ये भी बहुत, और यह बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो लेखक का जो कौन कौन से कविता है, कौन कौन से संग्रह है, और यह एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राख न लाई हुई चौकी, इस पंक्ति शीर्षक कविता है, यानी राख से लिपी हुई चौकी यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता की है? तो यह राख से लिपी हुई चौकी। तो आप पढ़े होइएगा जो उषा में इसका वर्णन किया है कि राख से लिपी हुई चौकी यानी जो चूल्हा है उसको रखा गया और भोर का लालिमा दिख रहा है, तो यह उषा पात्र लिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था? तो विनोद कुमार शुक्ल जी थे, उनका निवास स्थान वो था रायपुर छत्तीसगढ़। क्या था? रायपुर छत्तीसगढ़ में किनका? विनोद कुमार शुक्ल जी का निवास स्थान था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे के कवि हैं, जो प्यारे नन्हे बेटे लिखा गया है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी तुलसीदास के द्वारा, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल जी ही ने प्यारे नन्हे बेटे कहानी को यानी कवि को कविता लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, और हमने आज 50 क्वेश्चन किया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें व्याकरण भी इंक्लूडेड है, बुक से भी इंक्लूडेड है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ऐसे ही हम रोज़ हिंदी के और इंग्लिश के और बहुत सारे सब्जेक्ट का भी हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी हम तैयारी कराएंगे। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था। यानी वही बात पूछ दिया कि जो प्यारे नन्हे बेटे कविता के नायक का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे। तो हम ऊपर ही देखे थे कि यह लिखा गया है किसके द्वारा? तो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। और ऊपर में इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन देखे थे कि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म स्थान था वो था कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग पूरे कितने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। कितने? तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही होगा, और इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।